तो ठीक 17 मिनट का वक्त बाकी है, 5:30 बजे का वक्त तय है। शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र में होगा। तमाम गणमान्य अतिथि इस वक्त पहुंच चुके हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिनमें पुष्कर सिंह धामी भी अब से कुछ देर पहले नजर आए थे, और साथ ही साथ एनडीए शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए, बीजेपी, वो सब इस वक्त वहां मौजूद हैं। उनके अलावा तमाम जानी मानी हस्तियां, वो बिजनेस फील्ड से हों या फिर फिल्म एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, अनन्या बिरला, ये तमाम लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं आजाद मैदान। तो बड़ी तस्वीर इस वक्त आजाद मैदान से आप देख रहे हैं, और आजाद मैदान एक बार फिर से एक बड़ी तस्वीर का साक्षी यहां पर बनने जा रहा है। तमाम हंसते हुए चेहरे, खिलखिलाते हुए चेहरे, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत इन्होंने की है शायद यही वो जानते होंगे। तमाम रणनीति यहाँ पर लगती है, बहुत सारा दिमाग लगता है कि आखिर कैसे करना है, रणनीतियां यहाँ किस तरीके से बनाई जानी है और जनता के बीच कैसे पहुंचना है। और वही ये मेहनत है जो रंग लेकर आई है, और मेहनत के बाद की जो तस्वीर होती है वो हर किसी को भाती है। और इस वक्त बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को भी ये तस्वीर बहुत भाती है। हर्षवर्धन जी, जो सवाल आपसे अधूरा रह गया था, जरा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कितना बड़ा चैलेंज देवेंद्र फडणवीस के लिए? देखिए, चैलेंज तो निश्चित तौर पर है, और जब भी मेजॉरिटी से नंबर कम होते हैं तो चैलेंज होता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को देखना चाहिए। एक तो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बनने से उनको ढेर सारे सबक मिले हैं। दूसरा, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के बाद महाराष्ट्र को कोई ऐसा नेता मिला है जो पूरे महाराष्ट्र का नेता है, और पूरे महाराष्ट्र का नेता होने के साथ साथ उसका जो, जिसको कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, वो हर तरह की राजनीति जानते हैं। अगर कोई एक ऐसा नेता जो शिवसेना जैसी पार्टी को तोड़ दे, एनसीपी जैसी पार्टी को तोड़ दे, निश्चित तौर पर अमित शाह जैसी शख्सियत, नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत वो उनके साथ रहती हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये करना लगभग असंभव था। फिर जब वो एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, उस समय भी अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो वो बहुत प्रभावी, बहुत इंपैक्ट वाला था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह की चुनौती आएगी। और एक जो बात बार बार कही जाती है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता विधायक चुनकर आए हैं, वो नेता भी देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता मानते हैं। और जो दूसरे छोटे ये बात क्लियर हो गई हर्षवर्धन जी की इस बार जो एनसीपी अब है वो अजीत पवार की है और शिवसेना एकनाथ शिंदे की, ये क्लियर हो गया इस बार? नहीं लगता कि अब कोई भ्रम रह गया है, ये तो पूरी तरह से साबित हो गया है, प्रमाणित हो गया है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे 20 हर्षवर्धन जी, उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें, बीएमसी से पहला कहना ये ठीक होगा कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, वो ये कहना ठीक होगा क्या? देखिए पंकज जी, राजनीति में कोई पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब ये एकनाथ शिंदे के ऊपर होगा कि कैसे वो शिवसेना को पूरी तरह से रिप्लेस करते हैं। हाँ, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे बहुत कमजोर हो गई है। और देखिए, कोई और बातें अपनी जगह है, लेकिन हर कोई महाराष्ट्र में जानता है कि उद्धव ठाकरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी वो स्थिति नहीं कि वो राज्य भर का दौरा करें, अपने को ताकतवर बना पाए। बीएमसी के लिए भी, बीएमसी, टीएमसी या जो इस तरह के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके लिए शिवसेना को आक्रामक होना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा। और क्या उसके लिए आदित्य ठाकरे तैयार है क्या, वो सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है उसके बाद ही ये तय होगा। लेकिन हाँ, अभी तो फिलहाल एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, यही शिवसेना और एनसीपी। बिल्कुल। और तहसीन, जरा आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, देखिए उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं, न्योता उन्हें भी दिया गया था, वो नहीं आए। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से देवेंद्र फडणवीस, जब उनको बुलाया गया था तो वो शिवाजी पार्क पहुंचे थे जब शपथ ग्रहण हुआ था उद्धव ठाकरे का। राज ठाकरे नहीं आ रहे हैं, और उसके अलावा शरद पवार साहब, कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में वो नहीं पहुंच रहे हैं। इसको किस तरह से देखें हम, तहसीन? चलिए, विवेक हमारे साथ है। तहसीन इस वक्त शायद हमारे साथ नहीं है। विवेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपने जी मेरा जो सवाल था आपने सुन लिया। आपने एक प्रश्न पूछा ना, आप सुनिए पहले। आपने एक प्रश्न हर्षवर्धन जी से भी पूछा था। तो मेरे हिसाब से तो इस चुनाव में सीटें बेशक कम आई हो उद्धव ठाकरे की, लेकिन असली शिवसेना उद्धव ठाकरे इस अरेंजमेंट के बाद तो डेफिनेटली प्रूव हो गई। मैं उल्टी लॉजिक आपको दे रहा हूं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन करके अपना अस्तित्व खो दिया है। उनके शिवसेना वाले घटक दल में, जैसा त्रिपाठी जी ने बोला, बीजेपी के बहुत से लोग लड़े हैं, जिसमें सिंबल जरूर शिंदे शिवसेना का था, लेकिन जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो वो बड़ी वीक फुटिंग पे हैं इस वक्त। इस वीक फुटिंग का ही फायदा उठाया
और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र आप तो फडणवीस संजय राउत बने। वाली बात कर रहे हैं विवेक। जी। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के टाइम भी यही बोला था नहीं, कि मैं उनका बिल्कुल उनका लॉजिकल बात अस्तित्व कर रहा हूं। खत्म हो गया है। ये चीज आप अब वो एकनाथ देखेंगे। शिंदे के लिए बात बोल रहे हैं, आप भी वही हाँ, बात रिपीट बिल्कुल। कर रहे हैं। नहीं, एज अ लीडर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक लीडर, आप चलिए बाला साहब ठाकरे की बात सब लोग करते हैं, साहब उनके उत्तराधिकारी हम शिंदे को मानते हैं, लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं, नहीं है ऐसा ना। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो क्या आपको लगता है वो या उनका कोई भी अनुयायी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए रेडी होता? ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। ये चीज तो उनमें है, चाहे उनके हम पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी रहे हों उस वक्त, लेकिन दैट वाज अ थिंग, दैट वाज इन हिज पर्सोना। वो चीज शिंदे में नहीं है। ही हैज कॉम्प्रोमाइज्ड। ही इज सेइंग ठीक है साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूं, होम मिनिस्ट्री भी नहीं मिली है अभी, उसके लिए भी अमित शाह जी से मीटिंग है। बड़ा तो दिल मुझे बड़ा आने दिल वाले चाहिए होता है ना समय में ठीक है, विवेक। विवेक, बड़ा दिल चाहिए होता है ना। बीजेपी के साथ जुड़े एकनाथ शिंदे सीएम बना दिए गए ना, जी। और उद्धव ठाकरे तो शपथ ग्रहण में नहीं आ रहे। अगर करनी ही थी डिप्टी, नहीं, ये तो जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, he could have bargained and requested for something similar, he could have worked on it। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही बनना था और इतना स्केल डाउन करना था अपने आप को, जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में थे तब भी शिंदे का बहुत बड़ा कद था, बहुत रिस्पेक्ट थी, सब सुनते थे, बड़े क्लोज रहे थे बाल ठाकरे के। समझाइए ना, समझाइए कौन सा बड़ा पद था, समझाइए जरा। हाँ, क्या डिप्टी सीएम थे, क्या सीएम थे, समझाइए ना। नहीं, क्यों? वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे नहीं, विवेक। देखिए, देखिए, जबरदस्ती देखिए, के लिए कुछ बोलना हो तो नहीं, कुछ भी बोलिए। वो देखिए, नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं। थाने के अंदर ये और इनके जो मेंटर थे आनंद जी, हर्षवर्धन जी, देखिए जो बात विवेक कह रहे हैं, कितना दम नजर आ रहा है आपको उनकी बातों में? ये तो वही संजय राउत वाली बात करना शुरू कर दिए। पंकज भाई, देखिए विवेक जी का क्या है ना कि कम्युनिस्टों का बड़ा अच्छा है, वो कुछ भी बोले उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश में न तो उनका कहीं जनमत है, न कहीं कुछ हासिल कर पाते हैं केरल को छोड़। अब आप सोचिए, अब ये कोई शिवसेना थी, एकनाथ शिंदे मंत्री थे, शिवसेना से बाहर आए, अपनी शिवसेना बनाई भाजपा के सहयोग से, तो मुख्यमंत्री बने और अभी डिप्टी सीएम बन रहे। इससे बड़ी शक्ति क्या होगी? आपकी ताकत तो सत्ता में आप कहां बैठे हो उसी से तय होती है। और लोकसभा चुनाव में भी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बेहतर प्रदर्शन किया था, विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया। हाँ, एकनाथ शिंदे को यह जरूर समझना होगा कि कैसे वो अपनी आगे की राजनीति करते हैं, कैसे बीएमसी चुनाव की तैयारी करते हैं, कैसे अपनी शाखा मजबूत करते हैं, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सम्मानजनक जो उनका रिश्ता है वो बनाकर रख सके। लेकिन अब कोई ये कहे कि 132 पर खड़ी भाजपा 57 पर खड़ी शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद दे दे, तो ये तो नासमझी की बात होगी। और देवेंद्र फडणवीस के लिए राज्य का मैंडेट है, ये इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जफर भाई आप जरा बताइए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हमारे एक सहयोगी हैं विवेक, उन्होंने सवाल किया एकनाथ शिंदे जी से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शाम को बताऊंगा। शाम होते होते रात हो गई, आज दोपहर हो गई, अब थोड़ी देर पहले जाकर ये क्लियर हुआ कि वो भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ये हम तस्वीरों में इस वक्त, मैं आता हूं आपके पास, तस्वीरों में आप देख रहे